2007 के अंत में इराक वॉर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रेसिडेंट बुश ने विक्ट्री घोषित कर दी है और रीबिल्डिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। सार्जेंट मैथ्यूज और उसका स्पॉटर सर्जेंट आइसाक एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजे जाते हैं जो इराकी डेजर्ट के बीचों बीच है, क्योंकि वहां काम कर रहे सारे अमेरिकन वर्कर्स हेडशॉट से मारे गए थे और अब उनका मिशन कल्प्रिट ढूंढना है ताकि नए बिल्डर्स भेजे जा सकें। दोनों बुशेस और पत्थरों के पीछे छिपकर तेज धूप में लोकेशन पर 20 घंटे तक बने रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मैथ्यूज इम्पेशेंट हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद यहां अब कोई इराकी सोल्जर बचा नहीं है और माना जा सकता है कि हमला किसी टीम ने किया और निकल गई। जबकि आइजैक बताता है कि यहाँ कोई बड़े समूह के चलने के निशान नहीं है और चूंकि सभी को सिर पर गोली लगी है तो यह लेजेंडरी इराकी स्नाइपर जूबा का काम हो सकता है, जिससे मैथ्यूज असहमत रहता है। कोई इतना कम वक्त में इतने लोगों को मार नहीं सकता। मैथ्यूज इधर उधर क्लूज ढूंढने के लिए नीचे जाकर बॉडीज चेक करता है और आइजैक की बात सही साबित होती दिखती है। वह साइट के बीच में जाकर शॉट्स की दिशा समझने की कोशिश करता है और तभी अचानक गोली चलती है। मैथ्यूज पेट में घायल होकर जमीन पर गिरता है। आइजैक जिगजैग दौड़कर उसे बचाने आता है, पर उसे भी पैर में गोली लग जाती है और उसे मैथ्यूज को वहीं छोड़कर टूटी दीवार के पीछे छिपना पड़ता है। मैथ्यूज बेहोश नहीं हुआ होता है और आइजैक से बेस से बैकअप मांगने को कहता है। आइजैक ब्लीडिंग रोकने के लिए बेल्ट बांधता है और रेडियो से बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल नहीं आता क्योंकि स्नाइपर ने एंटेना निशाना बनाया होता है। मैथ्यूज फिर रेडियो पर उसे स्नाइपर स्पॉट करने को कहता है। आइजैक चेतावनी देता है कि कोई भी मूवमेंट स्नाइपर को आकर्षित कर देगा, लेकिन वह दीवार में नाइफ से होल बनाकर स्कोप रखने की कोशिश करता है। हाथ जख्मी हो जाता है। मैथ्यूज राइफल तक पहुंचते पहुंचते ब्लड लॉस से बेसुध हो जाता है। आइजैक दर्दनाक तरीके से अपने पैर से बुलेट निकालता है और वूंड बैंडेज करके खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद आइजैक के ईयरपीस पर एक ऑफिसर की आवाज आती है जो मदद मांगने पर अजीब और खतरनाक सवाल पूछता है, जगह बताने या हवा में गोली चलाने को कहता है ताकि हेलीकॉप्टर सप्लाईज छोड़े। और आइजैक को पता चलता है कि एक्सेंट अमेरिकन नहीं है, वह असल में जूबा है जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैक कर रखी हैं ताकि जाल बिछा सके। आइजैक धोखे में नहीं आता, पर जूबा बातचीत जारी रखता है और आइजैक का ध्यान काटने की कोशिश करता है। आइजैक जमीन पर साइट का रफ मैप बनाकर बुलेट ट्रेजेक्टरी निकालता है और जूबा से उसकी मोटिव्स पर बहस करता है। जूबा कहते हैं कि वह अपने देश को बचा रहा है और जो पैसे मिलेंगे वो बाद में यूएसए भेज दिए जाएंगे। आइजैक उसे टेररिस्ट कहता है। जूबा अमेरिकन्स को दोषी ठहराता है और बातचीत के दौरान जूबा यह भी दिखा देता है कि वह उनकी रेडियो बातों को सुन रहा था, जब वह स्कोप के पुराने मालिक का नाम बताकर साबित कर देता है कि वह आया से सुन रहा था। आइजैक स्कोप से देखता है और पाता है कि एक डेड मैन के पास रेडियो है जिसे वह दीवार के पास खींचता है, पर उसे एक्सपोज हुए बिना नहीं पहुंचा पाता। पानी की बोतल भी छेद की हुई मिलती है जिसे जूबा ने जानबूझकर टारगेट किया था और जूबा स्वीकार करता है कि उसने बॉटल, एंटेना और आइजैक के पैर पर सटीक निशाना साधा ताकि आइजैक को एस्केप न मिले और वह कम्युनिकेटर पर उसकी मौत की आवाज सुनकर खुश हो। अंत में आइजैक अपने निकली हुई गोली और स्कोप से कैलकुलेशंस करके अंदाजा लगाता है कि जूबा एक बड़े कचरे के ढेर के नीचे छिपा हुआ है। वह इन कठोर परिस्थितियों में बहुत लंबे समय से छिपा हुआ है, ऊपर से तपती हुई गर्मी, जिससे साफ होता है कि यह आदमी सच में एक प्रोफेशनल स्नाइपर है। लेकिन जूबा अपने मशहूर होने से इनकार करता है और बार बार कहता है कि वह बस एक आम इराकी आदमी है। उसके एक्सेंट को सुनकर आइजैक अंदाजा लगाता है कि शायद जूबा पहले यूएस आर्मी का कोई ऑफिसर रहा हो जिसने अपनी टीम से धोखा किया, पर जूबा इसे भी नकार देता है और कहता है कि वह सिर्फ उन्हीं को मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। जवाब में आइजैक बताता है कि उसने अपने बचपन के दोस्त से कैसे मुलाकात की थी और कैसे वे बड़े होकर साथ में सेना में भर्ती हुए थे। धीरे धीरे डिहाइड्रेशन और एक्सहास्टेशन का असर आइसाक पर दिखने लगता है। वह गिर पड़ता है। तभी जूबा रेडियो पर डरावनी बातें करते हुए कहता है कि वह उसकी जुबान को उसकी छाती पर स्टेपल कर देगा। आइजैक जूबा को धोखा देने के लिए राइफल पर अपनी जैकेट और हेलमेट डालकर उसे दीवार के ऊपर हिलाता है ताकि स्नाइपर गोली चलाए, लेकिन जूबा उसकी चाल समझ लेता है। आइजैक की हेलमेट गिरकर दीवार के उस पार चली जाती है और अब वह सिर की रक्षा भी नहीं कर सकता। यह छोटी सी गलती उसे भीतर तक तोड़ देती है और वह रो पड़ता है। वक्त बीतता है और आइजैक बेताब होकर रिस्क लेने का फैसला करता है। वह तेजी से नीचे पड़ी एक लाश के पास भागता है, उसका बैग और रेडियो उठाता है और वापस दीवार के पीछे लौट आता है। इस दौरान जूबा गोलियों की बौछार करता है, लेकिन आइजैक किसी तरह बच निकलता है। बैग में उसे पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिन्हें वह तुरंत खा लेता है, मगर यह रेडियो भी काम नहीं करता। जूबा उसकी इस कोशिश की सजा देता है, दीवार पर गोलियां चलाकर उसकी स्कोप को नुकसान पहुंचा देता है। तभी आइजैक को अपने ईयरपीस में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, वह मैथ्यूज की होती हैं,
जो अभी तक जिंदा है। आइजैक जल्दी से स्नाइपर की लोकेशन उसे बताता है और मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी राइफल तक पहुंचता है। आइजैक स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जूबा से बातें करता रहता है और जान पाता है कि जूबा पहले बागदाद में एक टीचर था जिसने अमेरिकी हमले में अपने स्टूडेंट्स को खो दिया था और अब बदला ले रहा है। आइजैक जिस दीवार के पीछे छिपा है वह उसी स्कूल के खंडहर हैं। जूबा आइजैक से पूछता है कि वह टूटी स्कोप क्यों संभाल कर रखता है। आइजैक पहले जवाब नहीं देता तो जूबा फिर से मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में आइजैक मान लेता है कि वह स्कोप अपने पुराने दोस्त की याद में रखता है जिसकी मौत आइजैक की गलती से हुई थी और वह अब तक खुद को दोषी मानता है। इसी बीच मैथ्यूज अपनी राइफल को सेट करता है और कचरे के ढेर पर ब्लाइंड फायर करता है, जबकि आइजैक भी गोली चलाकर आवाज का भ्रम पैदा करता है कि वह ही शूट कर रहा है। मैथ्यूज रीलोड करने ही वाला होता है कि तभी जूबा गोली चलाता है और उसके कंधे पर सटीक निशाना लगता है। आइजैक उसे रेंग कर दीवार के पीछे आने को कहता है, लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए झुकता है जूबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। मैथ्यूज की मौत आइजैक को अंदर तक तोड़ देती है। वह टूटकर कहता है कि उसे बस घर जाना है। जूबा रेडियो पर कहता है कि अगर वह सच में जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं मारेगा, पर आइजैक को उस पर यकीन नहीं होता। कुछ देर बाद जूबा पूछता है कि युद्ध खत्म हो चुका है तो वह अब भी यहाँ क्यों है। आइजैक चुप होकर कहता है कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने ही अपने पुराने दोस्त को मारा था। दरअसल दुश्मन को मारने के प्रयास में उसने गलती से अपने पिछले स्निपर पार्टनर को गोली मार दी थी और तब से सबको झूठ बोलता आया कि उसका दोस्त दुश्मनों ने मारा। अचानक आइजैक को रेडियो में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे खुशी होती है कि अब शायद सिग्नल आ गया है और अमेरिकन टीम की बातचीत सुनाई दे रही है, पर उसकी खुशी अल्पकालिक रहती है क्योंकि वह खुद कोई मैसेज नहीं भेज पाता। रेडियो पहले से डैमेज्ड था। तभी उसे झटका लगता है जब जूबा उसी बातचीत में शामिल होकर आइजैक का नाम इस्तेमाल करता है। अब आइजैक को सच्चाई समझ आती है कि जूबा काफी समय से अमेरिकन कम्युनिकेशंस को हैक कर रहा था और झूठा सोल्जर बनकर मदद मांगता था ताकि बैकअप टीमों को बुलाकर ट्रैप में फंसा सके और उन्हें अचानक मार सके। आइजैक कोशिश करता है रेडियो पर बोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ समय बाद वह दर्द से जागता है जब क्रो उसके पैर के घाव पर चोंच मार रहा होता है। यह देखकर कि पक्षी भी उसे मरा समझ रहे हैं, वह आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है। वह कुछ रोप और स्टिक की मदद से मैथ्यूज की राइफल खींचता है और कचरे के ढेर की ओर एम करता है। तभी हेलीकॉप्टर्स उस जगह पहुंचती हैं और बिना जाने आइजैक की लोकेशन उजागर कर देती हैं। यह ट्रैप था। आने वाले सैनिकों को बचाने के लिए आइजैक दीवार को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे धूल का बड़ा बादल उठता है और जूबा का निशाना धुंधला पड़ जाता है। आइजैक कचरे के ढेर पर गोली चलाता है, पर उसे नहीं पता लगता कि उसने टारगेट मारा या नहीं। वह उठकर देखने की हिम्मत करता है और चौंक जाता है। जूबा अब कोई जवाबी गोली नहीं चलाता, जिससे आइजैक को लगता है कि उसने उसे मार दिया है। हेलीकॉप्टर्स तुरंत उतरते हैं। आइजैक को स्ट्रेचर पर उठाकर मेडिकल अटेंशन दी जाती है। वह जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की आवाज में उसकी आवाज दब जाती है। अचानक जुबा फिर गोली चलाता है। मेडिकल सोल्जर्स एक एक कर गिरते हैं और आखिर में पायलट को भी गोली लगती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिरता है और आइजैक की मौत हो जाती है। जूबा ने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने आइजैक को टेक्निकली शूट नहीं किया, पर मारा जरूर। फिर जूबा दोबारा यूएसए की लाइंस में हैक करता है